हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड। और हीट ट्रांसफर टॉपिक का एक ही सब टॉपिक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो होता है उसी में हीट ट्रांसफर एक पार्ट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, तो वहाँ पे जितना भी वाटर है वो सब आइस फॉर्म में होने लगता है। तो जैसे मान लो कोई पॉन्ड है वहाँ पे, कोई लेक है वहाँ पे, तो अगर जब तक टेम्परेचर 0 रहेगा तो पूरा लेक या पॉन्ड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन मान लो सडन नेचुरली टेम्परेचर वहाँ का बिलो 0 चला गया, तो ऊपर से उस वाटर सरफेस में आइस की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। और अगर लॉन्ग टाइम तक यही निगेटिव टेम्परेचर बना रहा तो वो सारा आइस जो होता है, वाटर जो होता है, फ्रीज होता जाता है। तो ऊपर से एक लेयर की विड्थ जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है और नीचे उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रहता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं एक कंडीशन कि सपोज हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस टाइप से हमने मान लिया कि कोई वाटर सरफेस है। यहाँ पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन था बाहर का लॉन्ग टाइम तक, और ये सब 0 का वाटर मेंटेन था। यहाँ पर ये सब 0 का वाटर मेंटेन था। ठीक है, लॉन्ग टाइम तो 0 मेंटेन रहा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ये वाटर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था। इसके बाद क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट t=0 पे हमने माना कि ये टेम्परेचर 0 से बदल करके माइनस का t डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, माइनस का t डिग्री सेंटीग्रेड। तो t=0 पे अभी भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पूरा वाटर ही रहा होगा। लेकिन मान लेते टाइम पास होता चला गया। जब टाइम पास होता चला जाएगा तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने देखा, ये यहाँ पर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसको हटा देता हूँ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने देखा कि यहाँ पर एक इतना t=t पर ये आइस की एक लेयर फॉर्म हो चुकी थी। दिस लेयर इज वाई। ये अब आइस बन चुकी है, रेड कलर से कर दे रहा हूँ। ये आइस की लेयर बन चुकी है, आइस, ये आइस की लेयर है t=t पर। अब मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम और पास हो जाने देते हैं, तो एक dy लेयर और तैयार हो जाएगी। और ये लेयर तैयार होने में एक फर्दर और टाइम लग गया। और ये टाइम था, t की वैल्यू थी t+dt। ये t+dt टाइम था। तो एक फर्दर लेयर और तैयार होगी, ये। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके नीचे की अगर मैं बात करूँ, इसके नीचे क्या रहा होगा, इस लेयर के नीचे जो भी वाटर होगा पूरा 0 पर होगा। जो भी वाटर होगा इसके जस्ट लेयर के जस्ट नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर आपका -t डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर 0 पे है। तो आउटर एटमॉस्फेयर की ओर वाटर से हीट जाएगी, तो लगातार वाटर हीट रिलीज करता जाएगा, तो ये फ्रीज होता जाएगा। तो ये लेयर जो है वाई एज टाइम पासेस बढ़ती चली जाएगी। तो किसी इंस्टेंट t पर हमें वाई पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर मैं एट t देखूँ तो जरा बताएं, ये जो वाटर की आइस की फर्दर लेयर बनी है नीचे, dy लेयर, मैं मान लूँ इसका ओपन एरिया, जो भी ये पॉन्ड था या लेक थी या किसी कंटेनर में पानी रखा था, ओपन एरिया ए था। तो कितने एरिया पे यहाँ पे अगर चेक करें तो कितना वॉल्यूम वाटर जो आइस बन चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डेंसिटी में चेंजेस को नेग्लिजिबल मान लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ओपन एरिया ए था, तो आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम dv हमारे पास आया है वो a × dy, इतना वॉल्यूम वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो चुका है। dv=a × dy वॉल्यूम। तो कितना मास कन्वर्ट हुआ, dm, dm होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा ρ a dy
इतना वॉल्यूम वाटर कन्वर्ट होता है, इसको कितनी एनर्जी इसने रिलीज की होगी, तो क्यू हो जाएगा m इंटू एल, डी क्यू जो होगा वो m इंटू डी एम इंटू एल। एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो इतनी हीट रिलीज की हुई इसने, तो डी एम है पास रो ए, एल एफ को मैं पहले लिख दूं इंटू डी वाई। ये सारे पैरामीटर मैं नोन है, ये क्यू हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं, मैं वाई और डी वाई के बीच के डिफरेंस को ना मानूं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, ये देख लें, तो यहाँ पे उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा वाटर, जिस समय ये लेयर अब फर्दर ये वाली लेयर फॉर्म होना शुरू होगी। तो 0 से लेकर के यहाँ तक हीट आउटर सराउंडिंग को ऐसे कुछ जा रही होगी, ऐसे पूरे ये नीचे लेयर से ये आउटर सराउंडिंग को ये हीट जा रही होगी क्यों, और वो इस आइस की लेयर जो वाइट थिकनेस बनी इससे होकर गुजर रही होगी। तो अब आइस की अपनी कंडक्टिविटी माननी पड़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पे टेम्परेचर -T°C है और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिलो, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर की ओर -T की ओर हीट जाएगी। तो अगर आपने पढ़ा हो फोरियर लॉ, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, के कंडक्टिविटी ऑफ आइस, आइस को एक मीडियम बीच में मान लें जिसके थ्रू होके हीट जा रही, के ए यहाँ पर भी ए होगा, के ए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, मतलब 0 माइनस टी इनटू टाइम लगता था, तो टाइम होगा एक स्मॉल टाइम, यहाँ से इसके बीच का जो टाइम लगा वो डी टी टाइम लगा है ये, तो इंटू डी टी अपॉन एल, एल कितना चल के लेंथ चल के हीट गई है, वाई, तो वाई यहाँ आ जाएगा। तो जो हीट उसने प्रोड्यूस की है वही तो उस टाइम पे आइस के थ्रू ट्रांसफर होगी आउटर सराउंडिंग में, ये दोनों हीट इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन 1 और 2 में। तो चलिए दोनों इक्वल कर देते हैं, तो ये आपके पास ग्रीन क्रॉस इक्वेशन 2 जो लिखी मैंने वो आ जाएगा के ए, और ये टी हो जाएगा, टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इंटू डी टी अपॉन वाई, ये हो गया इक्वल टू रो ए एल एफ इंटू डी वाई, ये आ गया। तो गौर देखिए ए से ए कट गया, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। यानी अगर किसी रीजन में लॉन्ग टाइम तक टेम्परेचर माइनस बना रहता है, तो आप घर में एक ग्लास में पानी रखें तो उसमें टॉप से लेकर नीचे तक जो विथ ऑफ आइस लेयर मिलेगी वही एक पॉन्ड लेवल मिलेगी, वही एक सी लेवल मिलेगी। यानी एरिया से, ओपन एरिया से इंडिपेंडेंट आंसर होता है। हर एक जगह जहाँ भी पानी वाटर स्टोर है तो वहाँ पे थिकनेस ऑफ आइस लेयर सेम आएगी, तो एरिया से इंडिपेंडेंट। यहाँ से डी टी मिल गया आपको, डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो एल एफ अपॉन के टी, रो डेंसिटी ऑफ आइस वाटर नियर बाई लगा देना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग हम नेग्लिजिबल चेंज मानेंगे, बाकी आप वाटर के लगाएंगे। एल एफ लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, के आइस की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और टी होगा आउटर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर निगेटिव उसका मॉड, क्योंकि टी 0 माइनस टी हमने लिया है, इंटू वाई डी टी, वाई डी वाई सॉरी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से हम अपनी इंटीग्रेशन एज पर आवर चॉइस इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे जब टाइम 0 था, चेक करिए, तो विथ ऑफ लेयर वाई इक्वल टू 0 था, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड लेफ्ट में, और टाइम टी हुआ तो विथ वाई इक्वल टू वाई हो चुकी है। तो टाइम 0 था तो विथ वाई 0 थी, टाइम टी हुआ तो विथ वाई हो गई है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो एल एफ अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट रखने पर भी वाई स्क्वायर बाई 2 बना रहेगा, तो 2 के टी इंटू वाई स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये टी इक्वल टू 0 से शुरुआत होने का टाइम है, ठीक है। तो एक ये हो गया, इसी पे एक लिमिट हम और बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं ये जो टाइम है 0 टू वाई थिकनेस लेयर फॉर्म होने का टाइम दे रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ एक लिमिट बदलूं 0 से टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एल एफ अपॉन के टी इंटू वाई डी वाई,
अगर आपको यहाँ पे दिया है कि कुछ इनिशियल थिकनेस किसी टाइम पे थी और आप फाइनल थिकनेस होने तक का इंतजार करते कितना टाइम लगा, तो इनिशियल कुछ थी, इनिशियल 0 नहीं थी, तो यहाँ से टी आपके पास आ जाएगा रो एल एफ अपॉन 2 KT, और जब लिमिट रखेंगे तो वाई एफ स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है वाई आई से वाई एफ जाने तक का टाइम है, ये टाइम है वाई आई टू वाई एफ जाने तक का सीधे से टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल को दोनों से कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? तो आई होप सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन इसी एक ही स्क्रीन पे आ चुका है। राइट, बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने चूज किया, आपको किसी रीजन पे दिया हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस था, आपसे कहा जाता है फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, पहली 1 सेंटीमीटर यानी कि 0 से 1 सेंटीमीटर लेयर फॉर्म होने में, लेयर ऑफ आइस फॉर्म होने में 2 आवर्स लग जाते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर और लेयर फॉर्म होने में, लेयर ऑफ आइस फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज अगर मैं दिखाऊं, तो अगर मैं बात कर लूं, ये फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं, तो मैं पहली कंडीशन देखूं तो 0 से 1 है, और आपसे पूछा है 0 से 2, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे y 0 था और t भी 0 था। ठीक है, अब ये y 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर, तो t आपके पास कितना लग गया, आपके पास आ गया है 2 आवर्स, 2 आवर्स। इसके बाद 1 सेंटीमीटर और है, आपको ये डेल्टा टी पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, तो आप इस फॉर्मूले से अगर देखें, ये सारा टर्म तो सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो T1/T2 इसको टू y1/y2 के स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ये T1 है 0 से 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में। ठीक है, तो T1 को मैंने 2 आवर्स लिख दिया, T2 हम मान लेते हैं ये इतना पार्ट जो है ये इंटरवल T1 है जो कि 2 आवर्स हो चुका है, और यहाँ से 0 से पूरा 2 mm फॉर्म होने में ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये T2 हो जाएगा पूरा। तो T2 हो गया, T2 इज द टाइम फ्रॉम 0 to 2 सेंटीमीटर, पूरा पूरा 2 सेंटीमीटर फॉर्म होने टाइम निकाल लेते हैं। T1 जो है टाइम है 0 to 1 सेंटीमीटर है, तो 0 से 1 का टाइम निकाल लेंगे और 0 से 2 का टाइम पूरा निकाल लेंगे, तो हमारे पास डेल्टा टी जो आएगा, वो जो T2 माइनस T1 जो आएगा, वो होगा 1 to 2 सेंटीमीटर का टाइम। ठीक है, तो T2 आ गया, और y1 आप पास तो 1 और y2 पूरा 2 फॉर्म होने का निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो T2 कितना आ जाएगा पास, 4 2 8, तो T2 8 आवर्स आ जाएगा। लेकिन T2 हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है T2 8 आवर्स हुआ टोटल 2 सेंटीमीटर हाइट फॉर्म होने के लिए। तो हमारे पास डेल्टा टी हमको निकालना है, तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा, पूरे 2 सेंटीमीटर फॉर्म होने में लगा है 8 आवर्स, और पहला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने लगा 2 आवर्स, तो फाइनली आंसर 6 आवर्स होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मोस्टली मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड करना, तो पहला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में जो भी टाइम लगेगा, तो अगला 1 सेंटीमीटर फॉर्म में जो टाइम लगेगा वो उसका 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ बताती है। अब बात करते हैं इसी प्रॉब्लम को अगर मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लूं, मेथड 2, मेथड 2, तो मेथड 2 में इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करूंगा। जैसे हमने कहा 0 से 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए, तो y इनिशियल तुम्हारा 0 है, y फाइनल 1 है, तो इसमें जो टाइम लगा
वो तुम्हारे पास 2 आवर्स है। फिर मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर फॉर्म होने में टाइम क्या लगेगा। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करूँ, तो ज़रा ध्यान देखिए ना। एक बार मैं इसके लिए यूज करूँ तो टी है 2 आवर्स इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ कुछ सी, तो सी इंटू इस पहले पार्ट के लिए वाई एफ होगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब बात करते हैं इस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट 1 से 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, हमें टी निकालना है और सीधे 1 से 2 का ही टाइम मिल जाएगा, ये कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब आप पास फाइनल क्या है, फाइनल 2 सेंटीमीटर, इनिशियल 1 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो सी से सी कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो आप पास आएगा 2/t इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इससे चेक करें तो t इक्वल टू 6 आस आ जाता है। यानी कि पहले 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में 2 घंटे लगे, तो अगले 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में 6 घंटे लग जाएंगे। एंड दिस इज बिकम्स योर आंसर। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ दोनों मेथड से। तो ये आपके पास मेथड 1 था, मेथड 1, और ये आपके पास है मेथड 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी हासिल नहीं होता है। टाइम मस्ट वेस्ट करें, अपना टाइम एग्जामिनेशन दौर चल रहा है, अच्छे से यूज करें। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।